वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। एमपीसीजे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया है एंड आई होप सो अगर आपको ज़रा सी भी पॉसिबिलिटी लगती है आपके सिलेक्शन की तो आपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी होगी। देखिए, इस बार के एमपीसीजे की जो मेंस है ना, उसकी स्ट्रैटेजी बहुत अलग तरीके से बनानी पड़ेगी। क्यों? प्रीवियस ईयर से क्या डिफरेंस है इस बार? तो इस बार ये डिफरेंस है कि इस बार सिलेबस बदला है। सिलेबस, चलिए एक चीज़ थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है सिलेबस में, बट मार्किंग स्कीम में काफ़ी बदलाव हैं जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अच्छी तभी बनती है जब हम एग्ज़ाम की डिमांड को समझें। और इस बार जो चेंजेस आए हैं हम इस वीडियो में वो सब डिस्कस करेंगे और फिर ये समझेंगे कि एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए पहले एक थोड़ा सा बेसिक जो आपको जानकारी वैसे होगी बट हम डिस्कस कर लेते हैं कि 4 पेपर होते हैं एमपीसीजे मेंस में। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है। टोटल मार्क्स हो गए 400। इसमें क्या होता है, एक दिन में आपके 2 पेपर कंडक्ट होते हैं, यानी 2 दिन में आपकी पूरी मेंस कंडक्ट हो जाती है। एक दिन में 2 पेपर यानी 2 दिन में आपके चारों पेपर कंप्लीट। अब एक पेपर 3 घंटे का होता है। अब 3 घंटे का एक पेपर होता है और एक दिन में आपके 2 पेपर अगर कंप्लीट हो रहे हैं यानी आपको एक दिन के अंदर 6 घंटा लिखना है। तो राइटिंग स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब पेपर 1 में चेंजेस क्या हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। एमपीसीजे में ये अच्छी बात है कि जो प्री का सिलेबस है वही मेंस का सिलेबस है। कई जगह ये होता है कि प्री में कुछ सब्जेक्ट्स नहीं आते हैं बट मेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड हो जाते हैं। बट एमपीसीजे में ये अच्छी बात है कि वहाँ पर जो 12 सब्जेक्ट आपके प्री में आप देखते हैं, लॉ पेपर में वही 12 सब्जेक्ट आपके मेंस में होते हैं, जो कि लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 3 में डिवाइड होते हैं। लॉ पेपर 1 में 6 सब्जेक्ट होते हैं और लॉ पेपर 3 में भी 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब देखिए हर हर सब्जेक्ट का वेटेज कितना होता है। तो शुरू के जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं, इनका जो वेटेज है वो 16 मार्क्स का होता है। अब इसमें चेंजेस क्या हुआ है, 16 मार्क्स का वेटेज अभी भी है इनका, बट इनका जो क्वेश्चन की मार्किंग है वो बदल गई है। पहले 16 मार्क्स कैसे डिवाइड हुआ करते थे, 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के 16 मार्क्स डिवाइड हो जाते थे 2 क्वेश्चन में। अब क्या हुआ, जो 2019 फेज़ 2 की एग्ज़ाम थी, कौन सी फेज़ 2 की एग्ज़ाम, मतलब ये कौन सी एग्ज़ाम है जो अभी जिसका रिज़ल्ट अभी रिसेंट आया है, उसका ऑफिशियल नाम है 2019 फेज़ 2 की एग्ज़ाम। तो इस एग्ज़ाम में चेंज हो गया है काफ़ी ज़्यादा मार्किंग स्कीम में। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यही मार्किंग स्कीम अगली जो एमपीसीजे की मेंस होगी उसमें भी फॉलो होगी। चेंजेस क्या हुए हैं, ये हुआ है कि पहले 16 मार्क्स को 2 क्वेश्चन में डिवाइड किया था, अब उसी 16 मार्क्स को 3 क्वेश्चन में डिवाइड किया है। चेंजेस क्या हुए हैं, चेंजेस ये हुए हैं कि पहले 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के आते थे, अब 3 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से एक 8 मार्क्स का होता है और 2 क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से आपके टोटल मार्क्स अभी भी 100 ही हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट मैंने अलग से क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि लिमिटेशन एक्ट जो है उससे अकेला 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता था। क्योंकि लिमिटेशन एक्ट छोटा है बाकी ऊपर के 5 सब्जेक्ट से, वो छोटा है ऊपर के 5 सब्जेक्ट से, इसलिए उसका मार्किंग भी कम है। बाकियों से 16 मार्क्स का आता था पर लिमिटेशन से 8 का आता था। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन। इसमें भी क्या चेंज हुआ है, अब ये चेंज हुआ है कि अब एक क्वेश्चन की जगह 2 क्वेश्चन आते हैं। अब 2 क्वेश्चन आते हैं तो वो कैसे अपना मार्किंग स्कीम होगी उनकी, 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस। इस तरीके से टोटल मार्क्स अभी भी 8 ही हैं, लेकिन वो डिवाइड हो गए हैं 2 क्वेश्चंस में। इसके बाद मिक्स्ड क्वेश्चन की बात करें, ये मिक्स्ड क्या होता है, तो देखिए ये है कि ऊपर के जो आपको 6 सब्जेक्ट दिख रहे हैं उनसे मिक्स करके 3 सवाल पूछे जाते हैं। यानी उन सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट से सवाल आ सकता है, वो कुछ फिक्स नहीं होता है। इसमें 3 सवाल आते हैं 4 मार्क्स के। ये पहले भी हुआ करता था, ये अभी भी है सेम, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब एक और चीज़ कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को मैंने रेड से क्यों लिखा है अलग से, वो मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में लास्ट ईयर तक कुछ एरिया को सिलेबस से हटा दिया जाता था स्पेसिफिकली फॉर मेंस। प्री में तो पूरा आता था पर मेंस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में से कुछ एरिया को हटा दिया जाता था। बट इस बार मेंस में भी पूरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आ रहा है।
इसका रीज़न ये हो सकता है क्योंकि कई बार क्वेश्चंस बनाने में ऐसा हो जाता है कि जो एरिया उन्होंने सिलेबस में नहीं रखा है, कई बार वो उससे भी सवाल बना देते हैं, जैसा इस बार की मेंस में हुआ। इस बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से सवाल आया और वो ऐसे एरिया से आ गया था जो कि सिलेबस का पार्ट नहीं था। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करने के लिए इस बार स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को पूरा कवर किया गया है। अब इसके बाद इस चेंज से हमें क्या अपने स्ट्रैटेजी में चेंज लाना है? तो ये इस चेंज से ये चेंज आएगा कि एमपीसीजे में हमेशा माना जाता था कि जिस सेक्शन से ज़्यादा कंटेंट मिल रहा हो, ऐसे क्वेश्चंस जो आप जिसमें बहुत लिख सकते हो, आप वो ही कवर करो और प्रीवियस ईयर कवर कर लो। रीज़न ये था कि 8 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। अब जब इतने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कोई छोटी चीज़ तो पूछेंगे नहीं, कुछ ऐसा ही पूछेंगे जिसमें अच्छा खासा कंटेंट हो। तो जनरली जो छोटे सेक्शंस हैं या ऐसी कोई चीज़ है जो बहुत ही कम कंटेंट प्रोवाइड कर रही है, वो छोड़ दी जाती थी। बट इस बार पैटर्न बदलने से ये होगा कि सिर्फ 8 मार्क्स के नहीं, 4 मार्क्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। अब जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं तो आप कितना लिख पाएंगे? आप मैक्सिमम 2 पेज लिख सकते हैं एक क्वेश्चन में, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी है तो भी। तो जब आप एक क्वेश्चन में 2 ही पेज लिख सकते हैं, तो अब नेचर ऑफ़ क्वेश्चंस बहुत सारे तरीके का हो सकता है पेपर में, बहुत वैरायटी मिल सकती है। तो इस बार जो हमेशा का पैटर्न था कि थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर कर लो और थोड़े बड़े टॉपिक कवर कर लो, वो अप्रोच बदलना पड़ेगा। ये हो गई पेपर 1 की बात। अब हम करते हैं पेपर 3 की बात। पेपर 2 को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि हम पहले लॉ पेपर्स की बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 था लॉ पेपर और अब पेपर 3 भी है लॉ पेपर। देखिए प्री में टोटल 12 सब्जेक्ट्स आते थे, जिसमें से 6 सब्जेक्ट तो आपके पेपर 1 में आ गए। अब बचे हुए 6 सब्जेक्ट आपके पेपर 3 में आ गए। देखिए लगभग सेम ही है इसमें भी। जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं, इनसे 16-16 मार्क्स का ही आता था, जिसमें वही बदलाव हुआ, सेम बदलाव कि पहले 8-8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते थे, अब 8 मार्क्स का 1 और 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। सेम टाइप का चेंज हुआ है थर्ड पेपर में भी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक बदलाव आया है। इससे पहले भी 8 नंबर का आता था, अभी भी 8 नंबर का आता है, बट पहले सिर्फ एक क्वेश्चन आता था, अब 2 क्वेश्चन आते हैं 4-4 मार्क्स के। पर एक और इम्पॉर्टेंट बदलाव ये है कि अब चैप्टर 13 से 17 पूरा कवर्ड है। पहले मेंस में ये हुआ करता था कि सिर्फ चैप्टर 17 आता था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मेंस में। प्री की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेंस की बात कर रही हूँ कि मेंस में सिर्फ चैप्टर 17 आता था। बट इस बार चैप्टर 13 से 17 को उन्होंने सिलेबस में इंक्लूड किया है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का सिलेबस आपका बढ़ गया है। पहले भी इससे मिक्स्ड क्वेश्चन आते थे, वही पॉलिसी कि 3 क्वेश्चन आएंगे और हर क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। तो दिस इज़ द चेंज इन पेपर 3। अब हम बात कर लेते हैं पेपर 2 की। आपका जो पहले दिन पेपर होता है वो होता है आपका पेपर 1, जो कि हम सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। और उसी दिन आपका थोड़े गैप के बाद, 1 या 2 घंटे के टाइम गैप के बाद आपका होता है पेपर 2। तो पहला दिन आपका कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड रहता है सेकंड डे से। क्यों रहता है? क्योंकि पेपर 1 तो चलिए लॉ पेपर है, बट सेकंड पेपर जो है वो लैंग्वेज पेपर होता है, तो फिर भी थोड़ा ठीक रहता है। सेकंड डे जो होता है फोर्थ पेपर, वो जजमेंट राइटिंग का होता है, जो ज़्यादा ट्रबलसम पेपर है, जिसमें ज़्यादा बहुत बारीकियों की ज़रूरत है, वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए ये देख लेते हैं कि पेपर 2 में क्या बदलाव आया है। तो देखिए पहले भी लीगल आर्टिकल राइटिंग आती थी, जो कि आती थी 20 मार्क्स की। सेम ये अभी भी वही की वही है। पहले सोशल आर्टिकल राइटिंग आती थी, लेकिन पहले सोशल आर्टिकल राइटिंग 30 मार्क्स की आती थी। अब आएगी वो 20 मार्क्स की इस ईयर से। अब तो 10 मार्क्स जो उन्होंने यहाँ कम किए वो कहाँ ऐड किए? तो वो ऐड करे इन्होंने ट्रांसलेशन में। तो इन्होंने क्या किया कि जो 2 पहले ऐसे राइटिंग आती थी, एक 30 मार्क्स की, एक 20 मार्क्स की, दोनों को 20-20 का कर दिया और उनके मार्क्स क्या करा, ट्रांसलेशन में ऐड कर दिए। जैसे पहले हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन 15 मार्क्स का आता था, उसमें 5 मार्क्स और ऐड कर दिए और उसे 20 का कर दिया। और इंग्लिश टू हिंदी जो था उसमें भी 15 का आता था, उसे 20 का कर दिया। ट्रांसलेशन में आप एक बात समझ लीजिए, पहले पैराग्राफ बेस्ड ट्रांसलेशन आता था, अब सेंटेंस बेस्ड ट्रांसलेशन आता है। पहले जनरल ट्रांसलेशन भी आता था, बट अब से लीगल ट्रांसलेशन शुरू हो चुका है। कुछ सालों से एमपीसीजे में लीगल ट्रांसलेशन को ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है।
ट्रांसलेशन कैसे तैयार करना है तो इस पे हमारा एक वीडियो है, उसके बाद उसकी एक पूरी सीरीज़ है। तो आप पार्ट 1 ज़रूर देखें। अगर आप सारे वीडियो नहीं भी देख पाएँ तो प्लीज़ पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे सारे पार्ट्स की। तो हमारी ट्रांसलेशन सीरीज़ अभी कंटिन्यूएशन में है जो आपको हेल्पफुल होगी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद समरी राइटिंग में क्या चेंज आया? समरी राइटिंग अभी भी 10 मार्क्स की है। यहाँ लिखा नहीं है, समरी राइटिंग है अभी भी 10 मार्क्स की। सॉरी, समरी राइटिंग 10 की नहीं 20 की, मैंने गलत बोल दिया। समरी राइटिंग 20 की पहले भी थी, इस बार भी 20 मार्क्स की ही है। चेंज क्या आया समरी राइटिंग में कि इस बार लीगल समरी राइटिंग आएगी। देखिए, हमेशा लोग क्या करते थे कि करके नहीं जाते थे प्रैक्टिस, तो इस बार इस चेंज को आने से आपको समरी राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी। क्योंकि पहले लगता था कि ठीक है 1/3 में कन्वर्ट कर देंगे पैराग्राफ, क्या ही करना है। लेकिन जब लीगल राइटिंग आती है ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको समराइज़ करना, बिकॉज़ आपको लगता है ये फैक्ट भी ज़रूरी है, वो फैक्ट भी ज़रूरी है, इसमें से क्या रखें, क्या छोड़ें, और ये जब लीगल फैक्ट्स होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो इस बार के चेंज से आपको अपनी स्ट्रैटेजी में भी ये चेंज लाना है कि आपको समरी राइटिंग प्रैक्टिस करके जानी है, वो भी लीगल वाली। बिना प्रैक्टिस किए इस बार मत जाइएगा। इसके बाद ट्रांसलेशन जो लोग बहुत एंड टाइम पे करते हैं उनके लिए ये है कि ट्रांसलेशन भी अच्छे से करना है अभी से, क्योंकि ट्रांसलेशन में मैथ्स जैसे मार्क्स होते हैं। सही तो सही, गलत तो गलत, क्योंकि सेंटेंसेस आते हैं, पैराग्राफ नहीं आते। जैसे पहले 15 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता था तो 15 सेंटेंस आते थे। तो एक तरीके से मैथ्स वाले मार्क्स होते हैं कि गलत है तो गलत है, सही है तो पूरे नंबर। तो यहाँ पर आपको ट्रांसलेशन बढ़िया से प्रैक्टिस करना होगा पहले से, क्योंकि उसके मार्क्स बढ़ गए हैं। तो ये जो चेंजेस हैं इसको आपको सही तरीके से डील करना होगा। अब हम चलते हैं आगे पेपर 4 पे। पेपर 4 में कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सब कुछ वैसा का वैसा। पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ जो इस बार आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि इस बार जजमेंट राइटिंग में बहुत कम नंबर दिए गए हैं। इस बार जो 2022 में आपका रिज़ल्ट आया ना जिस एग्ज़ाम का, उसमें जजमेंट राइटिंग के पेपर में बहुत कम मार्क्स मिले हैं लोगों को, और जजमेंट राइटिंग पेपर ही बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके सिलेक्शन में। और ये और ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जब ये पेपर देते हैं ना तो आपका माइंड फ्रेश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि ये आखिरी पेपर होता है। आप पहले दिन ऑलरेडी 2 पेपर दे चुके होते हैं। उसके बाद आप दूसरे दिन भी पहला पेपर दे चुके होते हैं। उसके बाद ये दूसरा पेपर होता है दोपहर में, जब आप सबसे ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो चुके होते हैं, दिमाग भी उतना काम नहीं करता, और अगर आपके पुराने पेपर ख़राब हुए हैं तो आपका मूड भी ठीक नहीं रहता। तो पेपर 4 ऐसा पेपर है कि आप उसको इतनी प्रैक्टिस करके जाएँ कि वहाँ अगर आपको नींद भी आ रही है, आप कंपैरेटिवली स्लो भी हैं, जैसे होता है ना आप अपने घर पे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोचिंग पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपसे हो जाता है। एग्ज़ाम हॉल का तो चलो माहौल ही ऐसा होता है कि थोड़ा-सा आप वहाँ और स्लो हो जाते हैं। बट ये जो सारे फैक्टर्स हैं, वो सब ध्यान में रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जजमेंट राइटिंग में बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन्स आ जाते हैं, जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते। तो मेरा मानना ये है कि जजमेंट राइटिंग का पेपर अगर 3 घंटे का होता है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको इतनी स्पीड कर लें अपनी कि उसको 2.5 घंटे में कर लें एटलीस्ट अपने घर पर या कोचिंग पर। क्यों? क्योंकि आधा घंटा रिस्क फैक्टर के लिए रखें। अगर आप घर पर या अपनी कोचिंग पर 2.5 घंटे में पेपर करते हैं, 2 एंड हाफ आवर में करते हैं, तो आप वहाँ पर एटलीस्ट 3 आवर में कर पाएँगे। कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, आपके पास बहुत बड़े-बड़े फैक्ट्स आए हों, आप थक गए हों एंड में 4th पेपर तक, या पेपर बहुत टफ हो आपसे, कितनी स्पीड हो आपकी, आपसे हो ही नहीं रहा हो, मतलब जितनी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं 4th पेपर में, उसके लिए तैयार होने के लिए आप अपनी स्पीड इतनी कर लें कि वो पेपर आप 2.5 घंटे में कंप्लीट करें अपने घर पर। तब जाके आपसे वो 3 घंटे में होगा पेपर वाले दिन। और ये पेपर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली फर्स्ट और थर्ड पेपर में एवरेज मार्किंग हो जाती है। तो फिर इसके बाद पेपर 4 ही डिसाइड करता है, और पेपर 4 में बहुत कंजूसी में नंबर मिलते हैं, बहुत कम नंबर मिलते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएँ। जजमेंट राइटिंग पर हमारा एक ऑलरेडी वीडियो है, नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देखिए, उसमें हमने समझाया है कि जजमेंट राइटिंग कैसे करनी है। और अगर वो जजमेंट राइटिंग का आपको लगेगा वीडियो अच्छा, तो हम आगे चार्ज फ्रेमिंग और इशू फ्रेमिंग पे भी सीरीज़ शुरू कर देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं और आपको अच्छा लगता है वो वीडियो तो। चलिए अब एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि अगर ये सारी चेंजेस हैं, तो एक पूरी होलिस्टिक स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। सो मैं ये कहूँगी कि किसी भी पेपर को एंड के लिए ना छोड़ें, कि मैं पहले पेपर 1 और 3 की तैयारी कर लूँ, लॉ पेपर की,
सेकंड और फोर्थ की मैं बाद में कर लूँ, क्योंकि देखिए नंबर तो इनके सबके इक्वल है ना, सभी 100 मार्क्स के हैं। तो ये बात बिल्कुल छोड़ दें कि आप सब ऐसे करें कि पहले मैं पेपर 1 की तैयारी करूँ, फिर पेपर 2 की, क्योंकि लॉ में एक बात है कि आप चीज़ें भूलते हैं। तो मान लीजिए आप पेपर 1 कंप्लीट कर गए, जब तक आप पेपर 3 पे पहुँचे आप पेपर 1 फिर पूरा भूल गए। तो पेपरों के हिसाब से तैयारी ना करके हर चीज़ को अपने दिन में इनकॉर्पोरेट कीजिए। दिन का आप जितना भी टाइम देते हैं उसमें ये करिए कि कम से कम 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप पेपर 2 के लिए रखें। पेपर 2 कौन-सा? ट्रांसलेशन, समरी राइटिंग, और क्या-क्या था? ट्रांसलेशन, समरी राइटिंग और आपका एसे राइटिंग। इसके लिए आप कम से कम डेली का 1 से 2 घंटा रखें। ये ना सोचिए तो सिंपल पेपर है, आखिरी में हो जाएँगे। देखिए ट्रांसलेशन विद टाइम डेवलप होता है। समरी राइटिंग की स्पीड विद टाइम डेवलप होती है। आपका माइंड क्विकली तभी काम करेगा जब आपके पास बहुत प्रैक्टिस होगी। तो इसलिए आप कम से कम 1-2 घंटा अभी से दें पेपर 2 को, यानी आर्टिकल राइटिंग, ट्रांसलेशन और समरी राइटिंग। अब इसके बाद रही बात पेपर 4 की। पेपर 4 में मैं ये नहीं कहूँगी कि आप डेली टाइम दें पेपर 4 को, बट आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन पेपर 4 के लिए पढ़ें। ऑल्टरनेट डेज़ पर पढ़ लें। पढ़ने से मेरा मतलब है जजमेंट्स ठीक है, पुराने आप पढ़ के रखिए, जो किताबें हैं वो देख के रखिए, बट का मत प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 3 दिन आप ज़रूर जजमेंट लिखें। 1 दिन सिविल जजमेंट, 1 दिन क्रिमिनल जजमेंट। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ वेरी एसेंशियल। जब तक आप लिखेंगे नहीं ना तो आपको पता ही नहीं चल, पढ़ के तो लगेगा अरे ये तो सिंपल है, लिख लेंगे। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ आप बहुत ज़्यादा लिख दे रहे हैं, कहाँ कौन से फैक्ट्स को शॉर्ट करके लिखा जा सकता था और आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर उतार दिया। कहाँ पर किस चीज़ को कैसे एनालाइज़ करना था, आप कहाँ पनिशमेंट भूल जाते हैं, कहाँ आप कंपनसेशन गलत दे दे रहे हैं, ये सब चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको आएँगी। तो हफ्ते में 3 दिन जजमेंट राइटिंग के लिए ज़रूर रखें। ऑल्टरनेट डेज़ पे कर लें, मैं दिन भ मतलब डेली करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बट ऑल्टरनेट डेज़ इज़ एसेंशियल। अब बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 3 की। तो देखिए पेपर 1 और 3 को भी ऐसे लेकर चलें कि दिन में भी जितना भी टाइम दे रहे हैं उसमें पेपर 1 और 3 दोनों को इनकॉर्पोरेट करें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप दिन के 8 घंटे देते हैं। 8 घंटे में से आप 1 घंटा दे दीजिए सेकंड पेपर को, ऐसे राइटिंग वाले को। बचे आपके पास 7 घंटे। 7 घंटे में से आप मान लीजिए 1 घंटा दे रहे हैं जजमेंट राइटिंग को। बचे आपके पास 6 घंटे। 6 में से 3 घंटे आप पेपर 1 के सब्जेक्ट को दीजिए, 3 घंटे आप पेपर 3 के सब्जेक्ट को दीजिए। यानी लॉ पेपर 1 और लॉ पेपर 3। तो ये 3-3 घंटे दीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप एक पेपर के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो वो है तो 100 मार्क्स का ही ना, ज़्यादा तो मिल नहीं जाएँगे उसमें। और दूसरा आप बिल्कुल ही अगर छोड़ देते हैं, एक ही एक के सब्जेक्ट अच्छे से कर रहे हैं, तो भी आपका दोनों पेपर का वेटेज उतना ही है। स्कोर आप मैक्सिमम 100 ही कर सकते हैं और आप भूलते भी जाएँगे। तो बेटर है दोनों पेपरों को साथ में लेकर चलें ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोई भी पेपर आपसे छूट गया या आप भूल गए। उस चीज़ के लिए आपको दोनों पेपर साथ में लेकर चलना होगा। और एक बात ध्यान रखें, छोटे सब्जेक्ट्स अच्छे से करें। क्यों करें छोटे सब्जेक्ट्स अच्छे से? क्योंकि प्री में तो चलिए आपको उन्होंने बोल दिया कि सीआरपीसी, सीपीसी से 15-15 मार्क्स का, एविडेंस से 15 मार्क्स का, कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मार्क्स का, तो आपने वो अच्छे से कर लिया। बट आपने प्रॉपर्टी 7 मार्क्स की थी, कॉन्ट्रैक्ट भी 6-7 मार्क्स, 7-8 मार्क्स का था, तो आपने वो थोड़े कम कर लिए। फिर एमपी अकोमोडेशन 5 मार्क्स का था, तो आपने वो और ख़राब तरीके से पढ़ लिया। तो वो जो करा ना प्री में, वो मेंस में काम नहीं करेगा, क्योंकि मेंस में लगभग सबका वेटेज एक ही जैसा है। सिर्फ लिमिटेशन एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ये 2 एक्ट को छोड़ के बाकी सारे एक्ट से इक्वल मार्क्स का आ रहा है। तो देखिए बात ये है कि मेजर सब्जेक्ट्स में तो कितनी सारी बातें होती हैं, तो आप बहुत भी पढ़ेंगे ना तो हो सकता है कुछ ऐसा छूट जाए जो पेपर में आ जाए। पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। बट माइनर सब्जेक्ट्स में क्या है ना, अगर आपने एक बार कर लिया पूरा बेयर एक्ट अच्छे से, तो कहीं से भी आया तो भी आप पेपर में कर लेंगे। वेटेज दोनों का सेम ही है। तो अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी से भी 16 नंबर का आ रहा है और सीआरपीसी से भी 16 नंबर का आ रहा है, तो बेटर ये है ना कि आप प्रॉपर्टी पूरा अच्छे से करें ताकि 16 मार्क्स तो कहीं भी ना जाएँ आपके। अब सीआरपीसी से तो ऐसा है ना कि आप बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेंगे तो कुछ ना कुछ तो एरिया छूट ही जाता है। तो हो सकता है वहाँ से कुछ ऐसा आ जाए जो आपको पूरे 16 मार्क्स ना दे। मैं ये नहीं कह रही बनेगा नहीं सीआरपीसी, बट देखिए हम अभी कंपैरेटिवली बात कर रहे हैं।
तो प्रायोरिटी की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपका ये अच्छे से हो जाता है तो सीआरपीसी बहुत अच्छे से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप पहले छोटे सब्जेक्ट अच्छे से कीजिए ताकि उसमें फुल मार्क्स पाने का आपका पूरा एटलीस्ट स्ट्रैटेजाइज़ हो जाए कि हाँ भाई, इसको मैंने इतने अच्छे से कर लिया कि इसमें से कुछ भी आएगा मुझसे हो जाएगा। वो कॉन्फिडेंस आप छोटे सब्जेक्ट्स में लेकर आ जाएँ। उसके बाद आप बड़े सब्जेक्ट्स को ऐसे करें, या तो टाइम है तो बहुत अच्छे से कर लें, या फिर प्रायोरिटाइज़ कर लें कि क्या सब्जेक्ट में कितना टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कौन-कौन से टॉपिक छोड़े जा सकते हैं, वैसे। क्योंकि मेजर में तो देखिए आप पूरा तो कर नहीं सकते कभी भी। आपको प्रायोरिटाइज़ ही करना पड़ेगा कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो उसमें कुछ ना कुछ छूटने के चांसेस होते हैं। तो पेपर 1 और 3 के लिए मैं यही कहूँगी, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, छोटे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से कर लें, बड़ों को उसके बाद देखें। बहुत डीप में बड़ों में इतना ना पड़ जाए, पता चला 1 महीना सीआरपीसी ही पढ़ रहे हैं। अब सीआरपीसी 1 महीना पढ़ते रह गए, बाकी सब छोड़ दिया उसके चक्कर में, जबकि आना उससे भी 16 नंबर का ही है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ना अच्छी बात है, हार्ड वर्क करना अच्छी बात है, बट बिना स्ट्रैटेजी के करेंगे तो वो काम नहीं करेगा। और पेपर 2 के लिए मैं यही कहूँगी कि उसको बिल्कुल ना छोड़ें, अभी से तैयारी करें। ट्रांसलेशन अगर कैसे करना है नहीं पता तो जल्दी से हमारा वीडियो जाकर देख लें। और ऐसे राइटिंग के लिए भी अभी से जो करंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट बना लें, कुछ-कुछ पॉइंटर्स उसमें लिखते जाएँ, छोटे-छोटे नोट्स के रूप में, जो आप जल्दी से देख सकें। और इसके अलावा लीगल आर्टिकल राइटिंग ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत सारे आर्टिकल राइटिंग प्रैक्टिस करें, बट कम से कम 8-10 तो प्रैक्टिस करके जाएँ। इसके बाद रही बात जजमेंट राइटिंग की, तो वो भी अल्टरनेट डेज़ पे ज़रूर करें। जजमेंट राइटिंग पे हमारा वीडियो देख लें, और प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। जहाँ तक बात करेंगे किताबों की, तो के भारद्वाज सर की बुक आती है। इसके अलावा पीवी नामजोशी सर की बुक आती है, और इसके अलावा एक और आती है रॉबिनजीत सिंह की बुक। अब तीनों में से कौन-सी ज़्यादा अच्छी बुक है? तो मैं कहूँगी कि देखिए, कोई सी भी बुक ले लीजिए, ठीक है। बट ज़्यादा प्रेफ़रेबल के भारद्वाज और रॉबिनजीत सिंह की हो सकती है, क्योंकि के भारद्वाज क्या है, डिग्लट एडिशन में आती है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। तो जो जिस उसमें सब्जेक्ट में पेपर दे रहा है, जिस भी मीडियम में पेपर दे रहा है, वो प्रेफ़र कर सकता है। बट रॉबिनजीत की जो बुक आती है, रॉबिनजीत सिंह की, उस बुक में सिर्फ़ इंग्लिश मीडियम में होता है, इंग्लिश में ही होता है। तो जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, वो के भारद्वाज सर की बुक प्रेफ़र कर सकते हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं, उनके लिए के भारद्वाज सर की बुक भी अच्छी है, और रॉबिनजीत सिंह की भी बुक अच्छी है। पर्सनली आई वुड सजेस्ट, इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप हैं, तो आप रॉबिनजीत सिंह की बुक ले सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड बुक। सो या दैट्स ऑल फ्रॉम लॉसिफाइड। और आपके आगे की तैयारी में लॉसिफाइड बिल्कुल आपके साथ है। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, और ख़ुद भी नहीं किया, तो जल्दी से करिए। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, बाकी सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है, और कमेंट सेक्शन में भी दी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग।